नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो 8वां पाठ है, एक थी मनु, जिसे वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है, उस पाठ का आखिरी भाग हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि मनु जो है वो अपने दो साथियों को लेकर घुड़सवारी करने जाती है और घुड़सवारी करते हुए उनके एक साथी को ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। उनके सिर पे चोट आती है और खून से वो लथपथ हो जाते हैं और डर के मारे वो मनु को बुलाते हैं। और ऐसी अवस्था में मनु अपने घोड़े से कूदकर उसे संभालती है और अपने घोड़े पर उसे बैठाकर एक हाथ से उनको और एक हाथ से लगाम को पकड़कर महल में आती है। और जिसे देखकर बाजीराव द्वितीय बहुत घबरा जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। उनको लगता है कि उन्हें बहुत चोट लगी है। मनु कहते हैं ज़रा सी चोट लगी है, थोड़ा आराम करेंगे और मरहम पट्टी करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाजीराव द्वितीय उसको लेके बहुत चिंतित है और उसके बाद वो मोरोपंत से बातें करती है और कहती है कि आपने जो हमारे भारत के महान लोगों के बारे में, महान महान योद्धाओं के बारे में जो कहानी कही है, वो तो अपने इसीलिए कही थी क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। तो नाना साहब जो हैं वो भी तो बहुत छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। जरा सी चोट लगी है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। और वो बहुत सारी तर्कपूर्ण बातें मोरोपंत के साथ करती है और मोरोपंत उनके सवालों का जवाब नहीं देकर उसे आराम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे तर्कपूर्ण बातों के जवाब जानना चाहती है। और मोरोपंत कहते हैं सो जा, और नाना को देख के आकर वो कहते हैं कि वो सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ। अब आगे मनु सो गई, मोरोपंत जागते रहे। यानी उसके बाद मनु जो है वो सो गई और मोरोपंत जाग रहे थे। उन्होंने सोचा मनु की बुद्धि उसकी अवस्था से बहुत आगे निकल चुकी है। यानी वो 13 साल से भी छोटी थी, छोटी सी लड़की थी और उस उम्र में बच्चे में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए उस मैच्योरिटी से बहुत आगे वो निकल चुकी थी। उसकी बुद्धि जो है वो बहुत ही तेज़ थी। वो अपने हर तरह से वो बहुत ही तेज़, एक इंटेलिजेंट बच्चा जैसे होता है वो उस तरह से थी। इसीलिए वो उसके बारे में सोच रहे थे। अभी तक कोई योग्य वर नहीं मिला, क्योंकि उस समय छोटी छोटी लड़कियों का ही विवाह हो जाता है। तो एक 13 साल या 12 साल की लड़की का विवाह हो जाता था। तो मोरोपंत जो है वो मनु के विवाह के लिए सोच रहे थे कि उसके लिए उन्हें एक योग्य लड़का नहीं मिला। क्या होगा इस लड़की का, यानी उसके बारे में वो सोचते हैं। इसी सोच विचार में कुछ समय निकल जाता है और इसी तरह से सोचते सोचते उनको नींद नहीं आती है। वो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। कठिनाई से अंतिम पहर में नींद आई, यानी यही वो सोचते रहे और रात आधी से ज़्यादा रात इसी चिंता में बीत गई और बहुत मुश्किल से उन्हें आखिरी पहर में जाकर नींद आई। जैसे ही सवेरा हुआ मनु नाना को देखने पहुंच गई और जैसे ही सुबह होता है, नाना अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मनु उठती है और नाना को देखने चली जाती है। नाना के सिर पर हाथ फेरा और पूछा नींद कैसे आई। और वो नाना के साथ रहती थी, नाना के साथ खेलती थी, उसके साथ पढ़ने जाती थी। इसीलिए उसको नाना के लिए बहुत चिंता होती है। वो जाती है, उसके सिर पर हाथ फेर कर वो उससे पूछती है कि आपको नींद कैसे आई। सोया तो हूँ पर नींद आई गई बनी रही, क्योंकि उसे थोड़ा दर्द था, क्योंकि चोट लगने से बहुत अच्छी नींद नहीं आती है। तो नाना भी वही कहते हैं कि नींद जो है वो आई गई हो रही थी, मतलब कभी कभी आ रही थी और कभी कभी नींद जो है वो टूट जा रही थी। दोपहर तक ठीक हो जाएगा, तीसरा पहर घूमने चलेंगे तो संध्या के समय लौट आएंगे। तो मनु ने कहा कि ठीक है, दोपहर तक तुम अच्छी पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाओगे, तीसरे पहर यानी शाम को हम लोग घूमने चलेंगे और शाम होते हो अंधेरा होते होते हम लोग लौट आएंगे, तुम चिंता मत करो। पीड़ा बढ़ तो ना जाएगी। यानी अब मनु की बात सुनकर नाना ने पूछा कि घूमने जाएंगे तो मेरा दर्द जो है वो बढ़ तो नहीं जाएगा। अरे नहीं, मनु ने कहा। मनु जो है वो बहुत ही निर्भीक और निडर लड़की थी। उसके लिए थोड़ी सी चोट का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए उसने कहा अरे नहीं,
तभी बाजीराव और मोरोपंत वहां आ गए और उन दोनों के बातें करते करते ही मोरोपंत और बाजीराव द्वितीय वहां पर पहुंच गए। मोरोपंत बोले, नाना साहब को हाथी पर बैठाकर थोड़ा सा घूम आने दीजिए, यानी ले जाइए, उनको थोड़ा सा घुमा के लाइए हाथी के ऊपर। हाथी बाहर तैयार है, यानी द्वार के बाहर जो है वो हाथी तैयार है, उनको हाथी के ऊपर बैठाकर घुमा के लाइए। नाना को हाथी पर सवार कर दिया गया। मनु भी दौड़कर बाहर आई, यानी मनु भी वहां पर थी और मनु भी दौड़ दौड़ कर जाने लगी और नाना जो है वो हाथी के ऊपर सवार होकर बैठकर चलने लगे। नाना ने सोचा मनु साथ आ गई तो परेशान करेगी, यानी मनु जो है वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसीलिए उनको लगा कि वो अगर साथ चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करेगी। इसीलिए जल्दी से हाथी चलवा दिया, यानी जल्दी से हाथी को बोला कि चलो चलो चले जाते हैं, मनु साथ रहेगी तो मुझे बहुत तंग करेगी। मनु चिल्लाती रही, मैं भी साथ चलूंगी, हाथी को रोकिए, मैं भी बैठूंगी। यानी मनु जो है, क्योंकि मनु को भी घूमने जाना था और वो भी हाथी में बैठना चाहती थी, तो वो पीछे से चिल्लाती ही रही कि हाथी को रोको, मैं भी साथ में जाऊंगी, मुझे भी बैठाओ, मैं भी बैठूंगी। जो एक छोटा बच्चा हट करता है कोई बाहर चले जाने से, वही बात मनु भी कर रही थी, उसको भी बाहर जाना था हाथी के ऊपर बैठकर, पर वो लोग रुके नहीं, वो चले गए। लेकिन हाथी नहीं रुका। मोरोपंत को थोड़ा क्षोभ, यानी हाथी रुकी नहीं, हाथी चलती गई। मोरोपंत को थोड़ा क्षोभ हुआ, यानी उनको बहुत दुख, थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा उनके मन में कष्ट हुआ कि मेरी बेटी को ये लोग नहीं लेके गए। बोले, वह तो चला गया बेटी, यानी वो लोग तो तुमको छोड़कर चले गए, तुम चिंता मत करो। उनको बहुत थोड़ा सा दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया कि ये लोग थोड़ा सा रुक कर मेरी बेटी को साथ में ले जा सकते थे। बुलवा लीजिए, दूर नहीं गया है। और मनु जो है वो चिल्लाती रही, पीछे से बोलती रही कि बुलवा लीजिए, बुला लीजिए, उनको बोलिए रुकने के लिए, ज़्यादा दूर वो लोग नहीं गए हैं, किसी को भिजवा कर लौटवा लीजिए। यानी मनु जो है वो उनके साथ जाना ही चाहती थी, इसीलिए उसने कहा कि किसी को बोलकर लौटा लीजिए, ज़्यादा दूर ये लोग नहीं गए हैं, मैं हाथी पर अवश्य बैठूंगी, मुझे हाथी पर ज़रूर बैठना है। छोटा बच्चा जो हट करता है वही यहाँ पर मनु भी हट कर रही थी। वो कह रही थी कि हाथी को बुलवा लीजिए, लौटवा लीजिए, आप लोग बोलेंगे तो हाथी लौट भी आएगा, मुझे अपने साथ लेके जाएगा, मुझे हाथी पर बैठना ही है। मोरोपंत के मुंह से उनके मन की बात निकल पड़ी, यानी मोरोपंत जो है वो उसके मन की बात जो थी वो निकल गई। हम ना तो छत्रधारी हैं और ना सामंत सरदार, क्योंकि हम तो राजा नहीं है, ना ही हम सामंत सरदार है, पढ़ी लिखी होने पर भी क्यों नहीं समझती हो। यानी वो समझाने लगे, मनु को बताने लगे कि तुमको हट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम क्यों ऐसे हट कर रही हो, तुमको समझ में नहीं आता है कि हम लोग राजा नहीं है, हम लोग सामंत नहीं है, हमको कौन लेके जाएगा, इसीलिए तुम रो मत। तेरे भाग्य में हाथी नहीं लिखा है, यानी तेरे भाग्य में हाथी नहीं लिखा है, इसीलिए इस हाथी पर बैठने का अधिकार तुझे भी नहीं है, जिद मत कर। मनु को ठेस लगी, यानी मनु को बहुत कष्ट हुआ मोरोपंत की बात को सुनकर, क्योंकि उसको असलियत का पता चल गया था, वो लोग उसको साथ में क्यों नहीं ले गए। चुनौती सी देती हुई बोली, और उसके जवाब में जब उसे ठेस लगी, उसे कष्ट लगा, तो उसने चुनौती के साथ, यानी बहुत ही गरज कर उसने कहा, मेरे भाग्य में 1 नहीं 10 हाथी लिखे हैं। यानी ये एक हाथी क्या चीज़ है, मेरे भाग्य में तो 1 से ज़्यादा, यानी 10 हाथी लिखे हैं, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी हाथी में बैठूंगी, मेरे पास 1 नहीं 10 हाथियाँ होंगी। मोरोपंत हंस पड़े, यानी मोरोपंत को मनु की इस छोटे से बच्चे की हठीली बातें सुनकर बहुत हंसी आ गई और वो हंस पड़े। मनु को स्नेह से चिपटा लिया और मनु जो छोटी सी थी उसे अपने स्नेह के साथ उसे अपने गले से उन्होंने लगा लिया। उस समय वे क्या जानते थे, यानी उन समय उनको ये इस बात का इल्म नहीं था, या ये बात वो नहीं जानते थे कि उनकी मनु एक दिन रानी बनेगी। यानी उनकी शादी हुई थी राजा से और वो रानी बनी थी और वो झांसी की रानी थी, इसीलिए कह रहे कि उनको क्या पता था कि मनु एक दिन रानी बनेगी और 1 नहीं अनेक हाथियां होंगे उसके पास। और सच्ची में ही ऐसा हुआ, उसका विवाह राजा के साथ हुआ और वो
उनके पास एक नहीं बहुत सारी हाथियाँ थी हाथियाँ थे। मनु ही बड़ी होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी, और वही मनु जो इतने निर्भीक निडर लड़की थी, जिसके अंदर साहस कूट कूट के भरा था, वही लड़की जिसने उनका उनका जिसके साथ विवाह हुआ था राजा, वो बहुत ही उम्र दराज थे, ज़्यादा एजेड व्यक्ति थे, और उन्होंने वो ही झांसी की रानी बनी, और उसने स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध था वो युद्ध किया, और उस युद्ध में उनकी अपने राज्य को, अपने झांसी को बचाते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। तो ऐसी महान और निर्भीक वीरांगना की कहानी हमारे देश के हर कोने, हर बच्चे में देखी जानी चाहिए। इस तरह से ये पाठ खत्म होता है। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।